फिजियोथेरेपी है वो क्या चीज़ है बेसिकली, एक लेमन टर्म में अगर कहा जाए तो क्यों जरूरत पड़ती है? पेशेंट जो है, मरीज जो है दवा नहीं खाना चाह रहे हैं, ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे हैं, तो वो फिजियोथेरेपी की तरफ आ रहे हैं। कंधे का जो दर्द हो गया या गर्दन में जैसे सर्वाइकल कई बार हो जाता है कि दर्द हो रहा है, तो अंतर कैसे समझे? ये पेन का लोकेशन किधर है? शोल्डर के इंटीरियर साइड में है, लेटरल साइड में है, टॉप साइड में है, पोस्टीरियर साइड में है। तो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वूमन है या जो खिलाड़ी है, खेलते खेलते में कई बार होता है कि ना शोल्डर इंजरी देखने को मिलती है। जो स्पोर्ट्स प्लेयर में सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी होती है वो बेसिकली शोल्डर डिस्लोकेशन होती है। कब हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए? जो डायबिटीज़ में, अगर मैंने बताया था डायबिटीज़ से लोगों को अगर हमारे को शोल्डर पेन हो रही है तो उनको दिखाना चाहिए, तुरंत दिखाना चाहिए। वैसे ही फिर के पास नहीं चले जो शोल्डर स्पेशलिस्ट ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ में चंद्र प्रकाश नीरज। पिछले में हमने बात किया था बैक और नेक पेन को लेकर के, उसके साथ में हमारे साथ में डॉक्टर विशाल थे पीजीआई से। अब हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी पे, मतलब कि जो कंधों में जकड़न होती है या शरीर में जो अकड़न होती है उसको लेकर के फिजियोथेरेपी जो करवाई जाती है उस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ में पीजीआई के ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजीत कुमार। उनसे हम बात करेंगे कि जो अकड़न होती है और जो कंधों में जो हमें कई बार फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है उस पर हम बातचीत करेंगे और उससे हम किस तरह से उस समाधान कर सकते हैं उसका, तो हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। थैंक यू सर, जो सबसे पहले तो कि ये जो फिजियोथेरेपी है वो क्या चीज़ है बेसिकली, एक लेमन टर्म में अगर कहा जाए तो क्यों जरूरत पड़ती है? फिजियोथेरेपी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसको वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। इस विधि में इसके द्वारा जो है हम बिना किसी मेडिसिन के या सर्जरी के पेशेंट का इलाज करते हैं जी। ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो आज के डेट में बैक पेन, जैसे आपने बताया, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, नेक पेन हो गया, ये ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं लोगों में, क्योंकि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंटरी हो रहा है। तो इसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर हो रही है, क्योंकि पेशेंट जो है, मरीज जो है दवा नहीं खाना चाह रहे हैं, ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे हैं, तो वो फिजियोथेरेपी की तरफ आ रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी इन सब रोगों में काफ़ी कारगर है। जो कंधे में दर्द होता है या जो जकड़न होता है उसका कारण क्या होता है? सबसे पहले कंधे में जो दर्द होती है, जकड़न जो हो रही है, स्टिफनेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये काफ़ी कॉमन है उन लोगों में जो कंधे का इलाज जो है या कंधे का जो दर्द है वो सहन करते हैं। यानी कि दर्द स्टार्टिंग शुरू से ही होती है लेकिन वो दर्द को बर्दाश्त करते हैं। जैसे कि जो बढ़ती उम्र में हमारी शोल्डर जो होती है, शोल्डर एक कम्प्लेक्स होती है, जॉइंट जो है, शोल्डर जॉइंट काफ़ी कम्प्लेक्स जॉइंट है, उसके अंदर 3 जॉइंट्स होती है। तो जो मेन जो जॉइंट है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है और ये सबसे मोबाइल जॉइंट होती है, शोल्डर जॉइंट होती है। तो बढ़ती एज के साथ जो होती है, जो हमारी मसल्स है वो वीक हो जाती है, जो हमारे लिगामेंट्स होती है वो भी थोड़ी वीक हो जाती है समय बढ़ने के साथ। तो ये एक आम समस्या है और ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है और ये उन लोगों में भी होती है जो बार बार शोल्डर का यूज़ करते हैं, ओवर एक्टिविटी करते हैं, यानी कि अपने शोल्डर को कंधे से ऊपर 90 डिग्री से ज़्यादा लिफ्ट करते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा होती है। और वैसे लोग भी जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी पेशेंट हो गए, जिसमें डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, उन लोगों में भी शोल्डर इंजरी ज़्यादा होती है। सर, किन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है फिजियोथेरेपी की, मतलब कि अब फिजियोथेरेपी से ही इसको सही किया जा सकता है? ऐसे जैसे हमने बताया, शोल्डर जो जॉइंट में काफ़ी सारी से टेंडिनाइटिस हो जाती है, बर्साइटिस हो जाती है, बैंकार्ड जैसे कि जो शोल्डर डिस्लोकेशन हो जाते हैं, टीयर हो जाता है, सुप्रेसर टीयर, फ्रोजन शोल्डर हो जाती है। तो कुछ कंडीशंस में फिजियोथेरेपी ही मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि टेंडिनाइटिस हो गया, उसमें सर्जरी इज़ नॉट इफेक्टिव। फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसमें इनिशियल केसेस में जो है वो हमारा फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर होता है। अगर पार्शियल टीयर है तो भी जो है फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर है। लेकिन अगर कंप्लीट टीयर हो गया है, पेशेंट का पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में पेशेंट कैन गो फॉर द सर्जरी। सर, जो कंधे का जो दर्द हो गया या गर्दन में जैसे सर्वाइकल कई बार हो जाता है कि दर्द हो रहा है, तो अंतर कैसे समझें और इसका समस्या का हम कैसे समझ सकते हैं इसको? देखिए, जो बेसिकली जो गर्दन का दर्द होता है उसको न्यूरोलॉजिकल पेन बेसिकली आता है, वो रेडिएट करके वो हमारा शोल्डर में भी आ सकती है, जैसे C4 C5 की का इन्वॉल्वमेंट हो तो हमें देखते हैं कि जो न्यूरोलॉजिक पेन होता है उसमें जो पेन होता है उसमें बर्निंग सेशन होती है, टिंगलिंग सेशन होती है, यानी कि पेशेंट बोले कि मुझे जलन हो रही है, मेरा हाथ सुन्न हो रही है, वीकनेस ज़्यादा होती है उन लोगों में जिसमें न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होती है। शोल्डर पेन के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो हमारे को बोलते हैं कि सर मुझे पेन है, वो टिंगलिंग सेशन या बर्निंग सेशन नहीं बताएंगे। प्लस लोकेशन ऑफ पेन भी देखते हैं कि पेन का लोकेशन किधर है, शोल्डर के इंटीरियर साइड में है, लेटरल साइड में है, टॉप साइड में, पोस्टीरियर साइड में है। तो जो आपने बताया कि जो
अगर वो नेक से रेडिकुलोपैथी होकर यानी नेक से रेडिएशन होकर आएगी तो जो पेशेंट पेन जो गर्दन में दर्द है वो यहाँ से पीछे की तरफ आएगी, बैक साइड में आएगी शोल्डर के। वो एंटीरियर साइड में अगर पेन हो रही है तो वो जो पेन हमारी है बेसिकली वो कभी किसी में बाइसेप्टिक टेंडाइटिस को बोलते हैं वो हो सकती है, या फिर सब स्कैपुलर जो होती है मसल का इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें भी एंटीरियर पेन होता है हमारा। अगर लैटरल साइड का पेन है तो उसमें हमारी जो इंफ्रास्पैइनस मसल एक होती है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। अगर टॉप पे पेन हमारी होती है तो एसी जॉइंट बोलते हैं, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होती है, टॉप ऑफ शोल्डर का जो रीजन होता है उसमें वो ज़्यादा पेनफुल होता है। जो जिसमें डिसलोकेशन हो जाती है वो पेशेंट बोलते हैं हमारे का शोल्डर अनस्टेबल, यानी कि कंप्लेन करते हैं कि हमारा शोल्डर मूवमेंट के समय ऐसा लगता है कि निकल जाएगा। काफ़ी जो हमारी एक्स्ट्रा रोटेशन मूवमेंट होती है उस समय बोलते हैं, या फिर 90 डिग्री करने के बाद ये अप्रीहेंशन टेस्ट होता है, वो करके पेशेंट को हम देखते हैं कि हाँ वो पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है। पेशेंट का क्लिकिंग साउंड आता है अगर हमारे को लैटरल टीयर है तो। ठीक सर, फिजियोथेरेपी में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो काफ़ी कारगर और असरदार होती है? देखिए अगर करना चाहिए ये जिस तरह हमारे को बोलते हैं जो मेन जो एक्सरसाइज जो है पेंडुलम एक्सरसाइज को बोलते हैं, ये काफ़ी कारगर होती है। ये पैसिव मूवमेंट के द्वारा हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसको कीजिए, और पेंडुलम एक्सरसाइज शोल्डर के करीब 95% केसेस में बोलते हैं आप करना है आपको। ये प्री ऑप भी करवाते हैं, और सब पेशेंट का अगर ऑपरेशन भी हुआ है उसके बाद भी हम लोग पोस्ट ऑप में भी कुछ केसेस में हम लोग शुरू भी कर रहे हैं। सर जैसे अभी आप जब समझा रहे थे तो एक फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताते हैं, वो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? देखिए फ्रोजन शोल्डर जो होती है सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट फ्रोजन शोल्डर की वजह से ही आते हैं। उनका जो मेन कॉज है वो डायबिटीज़ है। वो उसमें हमारी शोल्डर फ्रीज आती है, नहीं कि हम जब मोमेंट चेक करते हैं पेशेंट का तो बेसिकली दो तरीके से मूवमेंट चेक करते हैं। एक पेशेंट को खुद से बोलते हैं मूवमेंट करने के लिए जिसको एक्टिव मूवमेंट बोलते हैं, और दूसरा पेशेंट कुछ नहीं बोलेंगे, हम यानी जो फिजियोथेरेपिस्ट है या जो भी इसको असेसमेंट जो करते हैं वो उनको लिफ्ट करके देखते हैं, उसको पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में हमारी एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट दोनों का जो रेंज होती है वो कम हो जाती है। तो उसके एक पैटर्न होता है, फ्रोजन शोल्डर पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं, यानी कि जो इस मूवमेंट को बोलते हैं एक्स्ट्रा रोटेशन, यानी कि सबसे पहले पेशेंट की ये मूवमेंट कम होएगी, फिर अबडक्शन मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो कम होएगी, फिर इंटररोटेशन कम होएगी। उसके पैटर्न होते हैं, इस पैटर्न में पेशेंट फॉलो करेगा। पेशेंट को बोलेगा कि मुझे बहुत सीवियर पेन हो रही है और मूवमेंट में नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो मूवमेंट एक्टिव हो या हम भी करते हैं पैसिवली मूवमेंट को हम उठाते हैं शोल्डर को, तो वो मूवमेंट भी कम मिलती है। सर मतलब फ्रोजन शोल्डर है जिसको डायबिटीज वगैरह हो उसी को देखने को मिलेगा? हाँ, डायबिटीज में ज़्यादा बाकी ऐसे नॉर्मल किसी को ओबेसिटी में भी किसी में ओबेसिटी में भी मिलती है ये, या कभी इंजरी हो गया जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो उस नो में मिलती है ये फ्रोजन शोल्डर। मतलब ये कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डायबिटीज में हो, बाकी और किसी परिस्थिति में मोर कॉमन होती है। डायबिटीज में मोर कॉमन होती है, मतलब ऐसे और में भी कई चीज़ों में देखने को मिल सकती है। और में भी हो सकती है बिल्कुल। एक है सर कि बढ़ती हुई एज भी देखने होता है, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो होते हैं उनकी क्योंकि इम्यून सिस्टम भी होता है वीक हो जाता है और जॉइंट्स भी हो जाते हैं, वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं। उनमें भी एक काफ़ी समस्या देखने को मिलती है कि शोल्डर में दर्द हो रहा है। उनमें जो बढ़ती उम्र के साथ जो प्रॉब्लम आती है उसमें एसी जॉइंट आर्थोपैथी को बोलते हैं। वो समय के साथ जो डिजेनरेशन जैसे आपने बताया वो डिजेनरेशन होने के साथ जो प्रॉब्लम आती है, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो होती है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। काफ़ी सारे ऐसे जो 70 एज से ज़्यादा हो गए, 60 से ज़्यादा हो गए, वो टॉप ऑफ शोल्डर के पास पेन बताते हैं कि जब मैं कोई एक्टिविटी को रीच कर रहा हूँ तो मुझे पेन हो रही है, या हम अपने आर्म को एडक्ट कर रहे हैं यानी कि अंदर की तरफ मोड़ उसमें पेन हो रही है, तो वो ज़्यादा कॉमन होती है जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में, या टर्मिनल रेंज पे जाके पेशेंट पेन बताते हैं, वो ज़्यादा कॉमन होती है। और सर जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वूमन है या जो खिलाड़ी है, खेलते खेलते में कई बार होता है कि ना शोल्डर इंजरी देखने को मिलती है, तो वो किस तरह से अपने आप को इससे बचा सकते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन है? और साथ साथ जो जिम करने वाले हैं, जिम में भी कई बार क्योंकि हैंड मूवमेंट होती है और शोल्डर तो जॉइंट तो है ही, और कई बार होता है कि उसमें भी इंजरी देखने को मिलती है, तो ये कई बार दर्द भी शुरू हो जाता है और काफ़ी शिकायतें भी आती हैं, तो इसको कैसे बचा जा सकता है? जो स्पोर्ट्स प्लेयर में सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी होती है वो बेसिकली शोल्डर डिस्लोकेशन होती है। उसमें मोस्ट कॉमन जो होती है एंटीरियर डिस्लोकेशन शोल्डर होती है। तो उन पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो रोटेटर जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग करिया, खास करके जो हमारी इंटररोटेटर मसल जो होती है, एक्स्ट्रा रोटेटर जो मसल होती है, इस मूवमेंट को इंटररोटेशन बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा रोटेशन बोलते हैं। उसमें जो सुप्रास्पाइनेटस हमारे जो मसल्स है, इंफ्रास्पाइनेटस है, सब स्कैपुलर मसल जो होती है उसको काफ़ी, रोटेटर कफ जो होती है वो बेसिकली डायनामिक स्टेबलाइजर को बोलते हैं। तो जो 4 रोटेटर कफ मसल्स होती है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे को फ्यूचर में अगर स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो हमारे को प्रॉब्लम जो डिस्लोकेशन का प्रॉब्लम है वो ना हो।
और सर जो जिम वाले होते हैं, कई बार जिम वालों को भी वही सेम रोटेटर कफ मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमारे को। हम लोग फोकस जिम में करते हैं डेल्टॉइड मसल्स पे करते हैं, जो हर कोई डेल्टॉइड या तो यहाँ के जो कंधे के तो डेल्टॉइड, लेकिन जो सुप्रास्पाइनेटस है, सब स्कैपुलस मसल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल्स हमारे लिए हैं, जो कि शोल्डर को स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट प्रोवाइड करती है। कई बार सर ये भी कहा जाता है कि नहीं वार्म अप भी करना जैसे जरूरी होता है, कई बार होता है कि बिना वार्म अप किए हुए एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वो भी एक इम्पैक्ट बिल्कुल इम्पैक्ट कर सकता है ये। इसीलिए मैंने बताया कि जो रोटेटर कफ मसल्स जो होती है वो हमारी एक डायनेमिक स्टेबलाइजर होती है, यानी जो मूवमेंट होना चाहिए तो इस मसल्स को काम करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डेल्टॉइड के जो एंटागोनिस्ट मसल होते हैं ये रोटेटर कफ मसल्स ही होते हैं, डेल्टॉइड को काउंटर यही मसल्स करते हैं। ऐसा हो गया डेल्टॉइड काफ़ी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो हमारे ह्यूमेरस को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। ये जो मसल्स हमारे हैं जो रोटेटर कफ मसल्स होती है और ह्यूमेरस को नीचे की तरफ पुल करते हैं। तो जब दोनों में बैलेंस रहेगा तभी हमारी जो शोल्डर जॉइंट होती है, ग्लूनोमोलर जॉइंट जो होती है, वो सॉकेट जो होता है, जो हमारी ग्लूमेट कैविटी होती है, हाँ, जो हमारी सॉकेट होती है उसके अंदर फिक्स करेगा। तो ये जो फिक्सेशन के काम होती है रोटेटर कफ मसल्स करती है ये। सर अब हमने तो स्पोर्ट्समैन के बारे में बात कर लिया, बुजुर्गों के बारे में बात कर लिया, फ्रोजन शोल्डर के बारे में। एक है कि अब ऑफिस वालों के लिए भी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो होता है कि वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कई बार होता है काम बहुत ज़्यादा होता है, उठ नहीं सकते बीच में से, तो उसमें भी कई बार होता है कि कंधे का जो है उसमें दर्द शुरू होता है बैठे बैठे, या बहुत पेन होता है, हाथ चल रहे हैं। तो लंबे समय में बैठते हुए में हम क्या कुछ कर सकते हैं, या क्या कुछ एक्सरसाइज, जैसे कुर्सी पे बैठे हुए कई बार होता है कि एक्सरसाइज कर लिया या कुछ कर लिया, तो क्या हो सकता है उस चीज़ में? उसमें क्या होती है कि जो आपने जैसे बताया कि जो वाइट कॉलर जॉब्स होते हैं, जो डेस्क जॉब ज़्यादा करते हैं, जो कंप्यूटर में जो काम करते हैं, तो उनकी जो शोल्डर में जो हमारी स्कैपुला होती है उसकी मूवमेंट होती है, रोटेशन मूवमेंट जो होती है, तो उनमें जो हमारी शोल्डर हो जाती है प्रोटेक्टेड शोल्डर हो जाती है। तो प्रोटेक्टेड शोल्डर को बचाने के लिए हमारे को स्ट्रेचिंग करना चाहिए, जैसे ये छोरी ट्रैक्टर बोलते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसा करके होल्ड करना चाहिए, हमारे को 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना चाहिए। इसको सिटिंग पे कर सकते हैं आप, ये इससे काफ़ी एक्सरसाइज मिलती है। और साथ में 30 to 40 मिनट्स के बाद जो है एक बार आप मूवमेंट करना चाहिए हमारे को, उठ करके आप थोड़ा चल लीजिए 4-5 मिनट, फिर दोबारा सिटिंग कर लीजिए आप। या सर जैसे कि आप शोल्डर के लिए जैसे कि हम बैठे हुए हैं, या थोड़े पे एक्सरसाइज होती है, या नहीं, हमें इसको जैसे हमने बताया ट्रैक्टर हो गया, हमारे को स्ट्रेचिंग जिसको हमने बॉडी पे हाथ ऐसे लेकर ऐसे स्ट्रेचिंग करके होल्ड कर सकते हैं, ये बताया हमने। हमने स्कैपुला को लिफ्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, यस 1 2 दोनों हाथ पेट के पास में करके होल्ड कर सकते हैं, हाँ यस। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन बोलते हैं, हम लोग स्ट्रकिंग भी बोल सकते हैं इसको, हम लोग अपने शब्द में स्ट्रकिंग बोलते हैं इसको। अब सर हम चलते हैं कि अब ऑफिस वाला भी हो गया, सारा कुछ हो गया, अब घर में हो गया कि घर में भी बैठे हुए हम क्या हो सकते हैं उपाय, या घरेलू कहेंगे नुस्खा जो होता है ना, नुस्खा, कि क्या हो सकता है उसमें घरेलू उपाय कि हर उम्र का व्यक्ति जो है वो कर सके? अब देखिए, शोल्डर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ जो ये ओवरहेड एक्टिविटी जो होते हैं इसको हमें नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये जो है हमारे को फोर्स करती है, एसी जॉइंट पे फोर्स कर रही है हमारे को, जो हमारे सब एक स्पेस होता है वो भी रिड्यूस होने लगता है समय के साथ। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ज़्यादा जरूरी है तभी हमारे को ओवरहेड एक्टिविटी करना चाहिए। बार बार या किसी का पेन है हमारे को, किसी साइड हो रही है, राइट साइड शोल्डर पेन हो रही है या लेफ्ट साइड हो रही है, तो जिस साइड पेन अगर हो रही है तो उस साइड हमारे को सोना नहीं चाहिए। हेवी लिफ्ट जैसे ग्रोसरी आइटम जो होते हैं ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, उसमें हमारे को कई बार होता है कि हम देखने को मिलता है कि सामान या मार्केट में गए सब्जियां भी खरीदी तो काफी इतना ज्यादा खरीद लेते हैं कि कंधों पे होता है कि बहुत ज्यादा जोर पड़ता है इसी जॉइंट पे। और कई बार होता है कि सर बहुत देर तक आप पकड़ के रखते हैं, ये भी नहीं कि आप दूसरे हाथ में भी रख लिया या थोड़ी देर के लिए, तो चेंज करते रहना चाहिए ताकि एक जॉइंट पे जो है हमारा स्ट्रेस ना पड़े। मतलब ये है कि कोई ज्यादा भार नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर इंजरी का कारण बन सकता है। जब शोल्डर असेसमेंट करते हैं तो पेशेंट जब पूछते हैं कि आप कितना वजन उठा सकते हैं आप, क्योंकि एक असेसमेंट का हमारा पार्ट है, जैसे डैश स्कोर जो होता है उसमें एक हमारा एक पॉइंट टीचर पूछते हैं कि हाँ क्या ग्रोसरी आइटम्स उठाने में कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है। सर अब है कि एक पोस्चर का भी होता है कि पोस्चर किस तरह से रखना चाहिए, कि कई बार होता है गलत पोस्चर भी होता है कि जो इंजरी का या दर्द का कारण बन सकता है शुरू होने का। देखिए, पोस्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जैसे आपने पहले पूछा कि नेक पेन, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि नेक पेन से शोल्डर पेन में कोई रिलेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारे जितनी मसल्स है, एक्चुअली शोल्डर में 70 मसल्स होती हैं, तो 17 मसल्स में जो कुछ मसल्स ऐसे होती है जो हमारी ट्रंक से निकल के, यानी कि डॉर्सल स्पाइन से, सर्वाइकल स्पाइन से निकल के हमारे स्कैपुला में अटैच होती है या फिर ह्यूमेरस में अटैच होती है। तो इसीलिए हमारा स्पाइन का पोस्चर भी रहना, ठीक रहना जरूरी है, कि जो मेन जो हमारी स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो कर्वेचर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा अगर सोचेंगे शोल्डर पेन है, नेक पेन नहीं है, तो शोल्डर पेन होने की वजह से नेक पेन भी हो सकता है।
तो हमारे को नेक पेन भी सही रखना चाहिए, नेक पेन से बचना चाहिए, नेक पेन से बचना चाहिए। क्योंकि नेक पेन कंधों का, नेक पेन से भी कंधे का पेन हो सकता है अगर गलत हमारी नेक पोस्चर। अब सर ये है कि जो कब हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, अब फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है या डॉक्टर की ज़रूरत है, इसको अब हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। देखिए जो डायबिटीज़ में, अगर मैंने बताया अगर डायबिटीज़ से लोगों को अगर हमारे को शोल्डर पेन हो रही है तो उनको दिखाना चाहिए, तुरंत दिखाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए फ्रोजन शोल्डर जो हमारा है। या सपोज किसी को चोट लग गई है, हिट हो गया है, तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। वो टेंडिनाइटिस से बाद में वो धीरे धीरे अगर उसको ठीक ना करे तो हो सकता है पार्शियल टियर हो जाए या फिर कंप्लीट टियर हो जाए। तो अगर कंप्लीट टियर होगा तो उस पर फिजियोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। मतलब कि शुरू में ही अगर दिखा ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर समय पर इलाज ना कराया जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, वो फिर सर्जरी, हम लोग सर्जरी फिर करते हैं, फिर सर्जरी की बात आ जाती है, फिर सर्जरी करवाना, दोबारा फिर फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा आपको। मतलब ये है कि इन सब जो दर्द वगैरह, जैसे अगर आपको उठ रहा है या कंधे में दर्द हो या कहीं पे भी दर्द हो, आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। एक चीज़ और कि अपने से दवा भी ना लें बिना डॉक्टर के सलाह के, क्योंकि वो क्या किस तरह का दर्द है, किस चीज़ का दर्द है, क्यों दर्द हो रहा है, जब तक इसका प्रॉपर चेकअप नहीं होगा, जब तक उसका जड़ नहीं पता लगेगा कि दर्द की असली वजह क्या है, तब तक आप अपने से दवा ना लिया करें और डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें। सर सबसे अंत में ये सवाल होगा कि आपके अनुभव के हिसाब से, जब अब तक आपको काफ़ी समय हो चुका है इस पेशे में, तो कई बार कई मरीज़ आपने देखे होंगे कि किस तरह से, तो ये कब होता है कि कई बार मरीज आते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, नहीं अब तो जाना ही है, आपने कई बार देखा होगा, तो अब तक आपका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा इसमें तो क्या आपने देखा होगा? शोल्डर पेन जो होता है, मेरे देखा हो कि पीजीआई में तकरीबन 16% 60% पेशेंट जो ऑर्थोपेडिक्स में जो आते हैं, जो कि मैं, और एक चीज़ सर इसमें है कि कौन सी आम गलतियाँ भी हैं, मतलब कि कोई गलतियाँ भी होती है कई बार ना, तो वो काफ़ी बड़ा मुसीबत। पेशेंट जो है मेन वो कंप्लेन करते हैं मुझे पेन हो रही है, लेकिन जैसा हमने शोल्डर में जो काम मैं कर रहा हूँ, तकरीबन 3 साल मुझे काम करते हो गए, तो मैंने देखा कि शोल्डर का जो मेन जो एक्यूट जिसको पेन, क्रोनिक पेन जिसको बोलते हैं हम लोग की, पेन बहुत ज़्यादा सीवियरिटी जिसको बोलते हैं, काफ़ी सीवियर पेन है, तो उन लोगों में ज़्यादा होती है जिसमें बर्साइटिस कॉमन होती है, इस साबिक में बर्साइटिस को बोलते हैं, उनमें ज़्यादा होती है, या पार्शियल टियर हो तो उनमें ज़्यादा होती है। तो हमें तुरंत जो है डॉक्टर के पास आना चाहिए, ताकि वो जो पार्शियल टियर है कंप्लीट टियर ना हो जाए वो, और हमें वैसे फिजियोथेरेपी के पास नहीं चाहिए जो शोल्डर स्पेशलिस्ट ना हो, तो शोल्डर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा करके उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। तो हमारे साथ में थे डॉक्टर अजीत कुमार, जिन्होंने शोल्डर पेन के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से बताया, और हमने उनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना है कि क्यों होता है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब जब आपकी जो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है शोल्डर में चाहे नेक में, तो आप डॉक्टर को जाएं, दिखाएं और उसका तुरंत इलाज करवाएं, क्योंकि कई बार होता है कि उसको दर्द सहने के चक्कर में इतना मुश्किल हो जाता है कि बात सर्जरी तक आ जाती है। अगर दर्द हो रहा है तो फिजियोथेरेपी से भी इलाज हो सकता है, कई बार होता है कि फिजियोथेरेपी ना तो होकर के दवाइयों से भी उसका इलाज हो जाए, लेकिन पर जो आपका जो सेहत है, आपकी जो बॉडी है, वही सबसे बड़ा जो है वो आपके लिए एक मतलब मान लीजिए कि वरदान है भगवान की तरफ से, कि आप जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो हमने आज शोल्डर को लेकर के जो फिजियोथेरेपी है उसके बारे में जाना। डॉक्टर जो अजीत हैं उनसे हम बातचीत करते रहेंगे, वो फिजियोथेरेपी अलग अलग बॉडी के जो पोस्चर जो पार्ट्स हैं उस पर हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी कब कैसे और कब करना चाहिए। अभी हमने शोल्डर के बारे में जाना, अब धीरे धीरे करके अब कुछ दिनों के बाद में हम फिर डॉक्टर अजीत के पास आएंगे और नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।